हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 के सोशल साइंस का भूगोल का पहला पार्ट, क्लास 10 के सोशल साइंस में भूगोल यानी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट संसाधन एवं विकास को पढ़ाऊंगा। संसाधन एवं विकास को पढ़ाऊंगा, ठीक है। यानी इस चैप्टर में हम कई तरीके से संसाधनों के बारे में, उनके प्रकार के बारे में, उनकी विकसित होती अवस्था के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिर संसाधन होते क्या हैं। आखिर संसाधन होते क्या हैं? यानी पृथ्वी पर उपस्थित हर वो चीज, पृथ्वी पर उपस्थित हर वो चीज जो मानव के जीवन में सहायक होती है, मानव के जीवन में क्या होती है? सहायक होती है, या मानव के जीवन को वो उपयोगी बनाती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन। यानी और ये जो संसाधन होते हैं वे प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं। हमें प्रकृति के द्वारा कैसे प्राप्त होते हैं? निःशुल्क प्राप्त होते हैं, और ये मानव के जीवन को सहायता करते हैं। क्या करते हैं? मानव के जीवन को सहायता करते हैं, या ये कहिए कि मानव के जीवन में इनका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। यानी बिना संसाधनों के हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं आज के समय में। यानी बिना संसाधन की को छोड़ के हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। यानी सब जो कुछ हम अपने ओर पास देख रहे हैं वो सब संसाधनों का ही कमाल है, जिसे मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उसको अपने लिए उपयोग में लाया है, या उसके महत्व को बढ़ा दिया है। ये है संसाधन, ये है संसाधन, ठीक है। संसाधन नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, मानव और प्राकृतिक और मानव, प्राकृतिक और मानवीय, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, मानवीय जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, मानव के द्वारा लगाए जाते हैं या शुरू किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी भवन, ये मानवीय संसाधन है। ये क्या है? ये मानवीय संसाधन है। जबकि प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो प्रकृति के द्वारा निःशुल्क हमें चारों ओर दिखाई देते हैं। पर्वत हैं, लोहा है, अन्य चीजें हैं, ये सभी क्या है? प्राकृतिक है, ठीक है। अब हम देखते हैं संसाधनों के प्रकार। अब हम देखते हैं संसाधनों के प्रकार, यानी संसाधन को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं। हम संसाधनों को कितने प्रकार में बांट सकते हैं वो यहाँ पर कुछ आपको उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता के आधार पर यानी समाप्त होने के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर, और विकास के स्तर के आधार पर यानी किस संसाधन का कितना विकास हो चुका है या कितना होना अभी बाकी है, या किसी के बारे में अभी तक हमें पता चला ही नहीं है। ये सब चीजें संसाधनों के क्या है? प्रकार है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले जैव एवं अजैव। जैव जिसमें जीवन पाया जाता है, पेड़ पौधे, वनस्पति, ये सब क्या है? अजैव। ये क्या है? जैव संसाधन है। अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, चट्टाने हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। समाप्तिया के आधार पर यानी कौन सा संसाधन समाप्त हो सकता है, कौन सा संसाधन पुनः उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन। यानी ऐसे संसाधन जिन्हें हम रासायनिक भौतिक क्रियाओं के माध्यम से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वे नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे ऊर्जा है, यानी जल है, हवा है, ये क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन है। यानी इन्हें हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। एक है गैर नवीकरण, ऐसे संसाधन जो एक निश्चित समय बाद
यानी एक ऐसे संसाधन जिनका अगर हम एक बार प्रयोग कर लेंगे उन्हें हम वापस प्रयोग में नहीं ला सकते हैं या उन्हें हम दोबारा से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, और अगर ये उत्पन्न होते भी हैं तो इनको उत्पन्न होने में पुनः आने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है, लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। जैसे कि ईंधन या कच्चा तेल, फॉसिल फ्यूल्स, जो जीवाश्म ईंधन होता है, उसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए गैर नवीकरण योग्य संसाधन में हम पेट्रोल को रखते हैं, कच्चे तेल को रखते हैं। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर हम देखेंगे निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यानी निजी वे साजो सामान जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, वे उसके निजी संसाधन कहलाते हैं, वे उसके निजी संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका मकान आपका है, आपकी कार आपकी है, आपकी साइकिल, आपकी मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, ये आपकी निजी संपत्ति है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है, आपकी निजी संपत्ति आपके द्वारा बनाई गई है, तो इसे हम क्या कह देंगे? निजी संसाधन। क्या कह देंगे? निजी संसाधन, जो आपके द्वारा बनाए गए। सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का मालिकाना हक होता है या जिसको अधिकार या जिसको उपयोग करने का अधिकार सभी समुदाय के लोगों का होता है। जैसे कि आपके मोहल्ले में बना हुआ पार्क, जैसे आपके मोहल्ले में बना हुआ सरकारी पार्क, जिस पर पूरे मोहल्ले का, पूरे गांव का बच्चों का खेलने का अधिकार है, वो हो गया एक सामुदायिक, कम्युनिटी। ठीक है, सामुदायिक संसाधन। ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन, देखिए वैसे तो ये कहा जाता है कि एक राष्ट्र के अंदर जो भी संसाधन मौजूद हैं वे सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो चाहे किसी भी रूप में हो, वे क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। लेकिन फिर भी यही बताया गया है कि भारतीय या किसी भी देश की भू सीमा के अंतर्गत, किसी भी देश की भू सीमा के अंतर्गत संसाधन के भंडार से लेकर तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में जो भी संसाधन पाए जाते हैं, जो भी वनस्पति पाई जाती है, किसी भी प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, वे सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, वे सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। वन एक राष्ट्रीय संसाधन है, रेल एक राष्ट्रीय संसाधन है। ये कुछ उदाहरण हैं राष्ट्रीय संसाधन के। ठीक है। फिर है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए जो अंतरराष्ट्रीय संसाधन हैं उन पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था का अधिकार होता है और वही उसकी देखरेख और नियोजन करती है, वही उसकी क्या करती है? देखरेख करती है और उसका क्या करती है? नियोजन करती है, यह संस्था इसको नियंत्रित करती है। यानी आप ये मान के चलिए कि किसी भी देश की तट रेखा से 200 मील खुले क्षेत्र में, 200 मील तक के बाहर खुले क्षेत्र में जो संसाधन पाए जाते हैं वे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी खुले महासागर में तट रेखा से 200 मील दूर तक के बाद जो खुला क्षेत्र होता है, महासागर क्षेत्र होता है, उसमें जो संसाधन पाए जाते हैं वे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और ऐसे संसाधनों पर किसी भी व्यक्तिगत, किसी भी स्पेशल या व्यक्तिगत देश का कोई भी अधिकार नहीं होता है। ये संसाधन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ये जो संसाधन होते हैं वे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। 200 समुद्री मील आपको समझ आया होगा, 200 समुद्री मील। अब है विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, यानी ऐसे संसाधन जिनकी पूर्ण संभावना है, यानी जो किसी क्षेत्र में विद्यमान है, जो किसी क्षेत्र में विद्यमान है, हमें पता है, लेकिन हम उचित तकनीकी की वजह से, उचित माध्यम की वजह से हम अभी तक उसका प्रयोग संभव नहीं कर पाए हैं, या हमने उसको अभी अपने एक संसाधन के तौर पर उपयोग करना शुरू नहीं किया है। वे संसाधन कहलाते हैं संभावी संसाधन, वे कहलाते हैं संभावी संसाधन। ठीक है। जैसे
गुजरात और गुजरात और राजस्थान के अंतर्गत पवन ऊर्जा हवाओं का बहना, पवन ऊर्जा की अच्छी स्थिति है, तो हम पवन के द्वारा ऊर्जा को बना सकते हैं। अपनी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर हम जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता, उसे कम कर सकते हैं। लेकिन विद्यमान होने के बावजूद हमारे पास अभी इतने संसाधन नहीं है कि हम इन चीजों को सही तरीके से उपयोग में ला सकें। ठीक है। विकसित संसाधन यानी ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा और गुणवत्ता को निश्चित किया जा चुका है, जिनकी मात्रा को और गुणवत्ता को निश्चित किया जा चुका है तथा उनका सर्वेक्षण हो चुका है, तो ऐसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं। जो ऐसे संसाधन हैं वे विकसित कहलाते हैं। जैसे लोहा है, कोयला है, ये ऐसे संसाधन हैं कि सरकार इन्हें पहले से ही आने वाले वर्षों के लिए इनकी मात्रा को, इनकी गुणवत्ता को और पहले से इनके सर्वेक्षण को तय कर लेती है कि आने वाले कितने वर्षों तक हम इन संसाधनों का प्रयोग विभिन्न कामों के लिए कर पाएंगे। ये हैं आपके विकसित संसाधन। फिर देखिए भंडार। फिर क्या है? भंडार यानी कि जो कोई भी सामान पदार्थ जो पृथ्वी पर या पर्यावरण में उपलब्ध कोई भी पदार्थ जो है और जो मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करता है, जो मनुष्य की आवश्यकता क्या करता है? पूर्ति करता है, वे भंडार कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? भंडार कहलाते हैं। लेकिन उपयुक्त तकनीकी के अभाव से वे मनुष्य की पहुंच से क्या हैं? बाहर हैं। वे मानव की पहुंच से बाहर हैं। ये भंडार के अंतर्गत आते हैं, यानी इसे ये भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम भंडार कहते हैं। जैसे भूतापीय ऊर्जा यानी धरती के अंदर से निकलने वाली क्या ऊर्जा, इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, जिसके माध्यम से कई देशों में ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है या ऊर्जा को संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है। जबकि भारत जैसे देश में अभी इस पर किसी प्रकार का काम नहीं संभव हुआ है। ठीक है। अगला देख लीजिए आप, संचित कोष। अगला देख लीजिएगा संचित कोष, यानी संचित कोष को हम भंडार का ही हिस्सा मानते हैं। क्या मानते हैं? इसे भंडार का हिस्सा ही मानते हैं, जिसे तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है। जिसे तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन जिसका उपयोग अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। जिसे हम तकनीकी के माध्यम से उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन जिसका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है, संचित कोष कहलाते हैं। संचित कोष कहलाते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको संसाधनों के प्रकार बता दिए। ये क्या बता दिए? मैं पुनः आपको एक ये रिवाइज करा देता हूं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन यानी तटरेखा से 200 मील तक से परे जो भी खुले महासागर में संसाधन पाए जाते हैं, वे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जिन पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है, ना कि किसी एक देश का। ठीक है।